नई दिल्ली में 2 रोजा नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस से पीएम मोदी ने खिताब किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने इनॉगरल स्पीच में दुनिया को दहशतगर्दी से दरपेश खतरे मुकाबले करने की जरूरत पर जोर दिया। पीएम ने कहा कि एकजुट होकर और जीरो टॉलरेंस के नजरिए से टेरर को हराया जा सकता है। पीएम मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर पड़ोसी मुल्क पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ देश दहशतगर्दी को अपनी फॉरेन पॉलिसी के रूप में सपोर्ट करते हैं। That terrorist organizations get money through several sources. One source is state support. Countries support terrorism as part of their foreign policy. They offer political, ideological, and financial support to them. International organizations must not think that the absence of war means peace. Proxy wars are also dangerous and violent. There must be a cost imposed upon countries that support terrorism. Organizations and individuals that try to create sympathy for terrorists must also be isolated. मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली में जारी नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। अमित शाह ने कहा कि दहशतगर्द तशद्दुद को अंजाम देने, नौजवानों को बुनियाद परस्त बनाने और माली वसाइल इकट्ठा करने के लिए मुसलसल नए तरीके तलाश कर रहे हैं। पाकिस्तान को निशाना बनाते हुए कहा कि अक्सर हमने देखा कि कुछ ममालिक दहशतगर्दों की ढाल बनकर उन्हें पनाह देते हैं। दहशतगर्द को पनाह देना दहशतगर्दी को फरोग देने के मुतरादिफ है। ये हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि हम ऐसे अनासिर और ऐसे ममालिक अपने अज़ाइम में कामयाब न हो। आतंकवादी को संरक्षण देना आतंकवाद को बढ़ावा देने के बराबर है। ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि ऐसे तत्व और ऐसे देश अपने इरादों में कभी सफल न हो सके। अगस्त 21 के बाद दक्षिण एशिया में स्थिति में बहुत परिवर्तन आया है। सत्ता परिवर्तन तथा अल कायदा और आईसिस का बढ़ता प्रभाव रीजनल सिक्योरिटी के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में उभर कर सामने आया है। इन नए समीकरणों ने टेरर फाइनेंसिंग की समस्या को और अधिक गंभीर बनाया है। 3 दशक पूर्व ऐसे ही एक रेजिम चेंज के गंभीर परिणाम पूरी दुनिया को सहन करने पड़े हैं। 9/11 जैसे भयंकर हमले को हम सभी ने देखा है। इस बैकग्राउंड में पिछले साल एशियाई क्षेत्र में हुए परिवर्तन हम सभी के लिए चिंता का विषय है। अल कायदा के साथ साथ दक्षिण एशिया में लश्कर ए तोयबा और जैसे मोहम्मद जैसे गुट बेखौफ होकर आज भी आतंक फैलाने का प्रयास में है। हमें कभी भी आतंकवादियों के पनाहगाहों या उनके संसाधनों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। ऐसे तत्वों को स्पॉन्सर करने वाले तथा इनको सपोर्ट करने वाले डबल स्पीक को भी हमने उजागर करना पड़ेगा। फारूक अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इमरान नबी डार ने एक बयान सामने आया है जिसके मुताबिक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने साथियों को JKNC के सदर के ओहदे से मुस्तफी होने के फैसले से आगाह कर दिया है। इमरान नबी डार का कहना है कि पार्टी आईन के मुताबिक पार्टी सदर के इंतखाब का टास्क सौंपा गया है जो कि 5 दिसंबर को मुकम्मल होगा। उस वक्त तक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पार्टी सदर रहेंगे। चीफ स्पोक्स पर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस के तनवीर सादिक हमारे साथ मौजूद हैं। तनवीर साहब, ये बताइएगा क्या है ये डॉक्टर साहब ने छोड़ दिया होता सदारत का पार्टी की? बिल्कुल नहीं, उनने कल अपनी एक ख्वाहिश वो अब चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर के हैसियत से वो स्टेप डाउन करे।
पार्टी के बहुत सारे सीनियर कोलीग्स ने उनको बहुत रिक्वेस्ट की कि आप कंटिन्यू रहे, लेकिन उनका अपना डिसीजन था। अब जब वो डिसीजन लिया तो अब इसमें एक प्रोसेस होता है, क्योंकि आइन के मुताबिक इलेक्शन प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस के हिसाब से अब एक नया इलेक्शन होता है। वो इलेक्शन 5 दिसंबर को कंप्लीट होगा। तब तक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब प्रेसिडेंट बदस्तूर हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि असल में मामला ये है कि उमर अब्दुल्ला साहब को सदर बनाना है, पूरा प्रोसेस उसी का है। बिल्कुल नहीं, उमर साहब तो पहले भी सदर रह चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें सेक्रेटरी साहब एक नोटिफिकेशन निकालेंगे, फिर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई भी अगर वर्कर हो या कोई ऐसा नॉमिनेशन भरना चाहता है, उनको पूरा हक है भरने का, चाहे वो पीर पंजाल से हो, चिनाब से हो, जम्मू से हो, कश्मीर से हो, लेह लद्दाख से हो। नॉमिनेशन का प्रोसेस, जैसे मैंने कहा, इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाए उस तरीके से फिर जो प्रोसीजर होगा वो 5 दिसंबर तक वो कंप्लीट होगा। अब जिसको सबसे ज्यादा डेलीगेट के वोट आएंगे वो सदर बनेगा। क्या कोई और सदर बन सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस? क्यों नहीं बन सकता? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने क्या वजह बताई, क्या कोई खास वजह जिसको लेके वो स्टेप डाउन होना चाहते हैं? नहीं, ऐसा कोई वजह नहीं है। वो चाहते हैं कि नया खून, नई पार्टी में एक नया जोश, वो पार्टी में है, वो पार्टी में रहेंगे। वो पार्टी के जिसको कहते हैं वो करता धरता है, उसके पिलर हैं, वो हमेशा हमारे साथ हैं। जी शुक्रिया। तनवीर सादिक साहब जो हमें बता रहे थे कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ख्वाहिश का इजहार किया है, इलेक्शंस होंगे और उसके बाद जो भी चुनेंगे, जिसको भी चुनेंगे वो सदर होंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सईद अल्ताफ बुखारी ने फारूक अब्दुल्ला के एनसी के सदारती ओहदे से मुस्तफी होने पर रद्द अमल का इजहार किया। अल्ताफ बुखारी के मुताबिक फारूक अब्दुल्ला सदर रहे या न रहे, वो एक बड़े लीडर हैं। वहीं 12 नवंबर को अपनी पार्टी की रैली में अल्ताफ बुखारी ने अपने दिए गए बयान पर वजाहत पेश की। कॉन्फ्रेंस में अल्ताफ बुखारी ने जेल में बंद नौजवानों की रिहाई के लिए कोशिशों की बात कही थी। अल्ताफ बुखारी के मुताबिक जेल में बंद नौजवानों को दूसरा मौका मिलना चाहिए और अपनी पार्टी कातिलों की बात नहीं करती है। अल्ताफ बुखारी ने मजीद कहा कि हुकूमत केस 2 की बुनियाद पर हतमी फैसला करेगी। अल्ताफ बुखारी से बातचीत की हमारे श्रीनगर नुमाइंदे शब्बीर ने। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। अल्ताफ साहब, मुझे बताइएगा कि एक पॉलिसी का ऐलान किया आपने कि नौजवान जो जेलों में हैं, जिनके दफात लगे हुए हैं, उनको आप रिहा करवाएंगे और बेहतरीन वकील लगाएंगे, ये है क्या? शबीर साहब, इनफैक्ट हमने ये कहा कि जो हमारे बच्चे या बुजुर्ग या कोई भी जो इस वक्त मुख्तलिफ जेलों में बंद है, हो सकता है कुछ उन मसलों के बुनियाद पे जो पिछले 30 साल में यहाँ हालात रहे, हमने कहा एक मौका उनको फिर होना चाहिए मेन स्ट्रीम में अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू करने के लिए। उसमें हमारी पार्टी की तरफ से एक सुझाव उठा। हम पहले गवर्नर साहब से भी, एलजी साहब से भी मिले, होम मिनिस्टर साहब से भी मिले, तो उन्होंने कहा ब्लैंकेटली तो ये हो नहीं सकता है, नहीं जा सकता। आप बताइए, हमारी नज़र में लाइए केस, हम देखेंगे जहां जहां पे ये लगेगा हाँ ये लोग दे डिजर्व टू बी गिवन अ चांस, एक चांस की कोशिश हम लोग करेंगे, हमारी पार्टी करेगी। इसमें हमने लोगों को कहा कि जिनके भी कोई जेलों में हैं, चाहे नौजवान हैं, चाहे बुजुर्ग है या ग्रोन अप लोग हैं, तो हमें बताएं, डिटेल्स बताएं, हम उनके घरों तक पहले पहुंचेंगे, फिर मोहल्ला कमेटियों से वहां मिलेंगे, मस्जिद कमेटियों से मिलेंगे, फिर इंशाल्लाह उन जेलों में जहां वो होंगे वहां तक जाएंगे। इसके बाद एक पेपर बुक बनाएंगे, वो जाके होम मिनिस्टर साहब के सामने पेश करेंगे कि साहब लगाएंगे कि इनको रहा किए। अल्टीमेटली तो डिसीजन गवर्नमेंट का होगा। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम एक बड़ी परसेंटेज को उनमें से एक मौका फिर फराहम कराएंगे ताकि वो अपना रोजमर्रा की जिंदगी नॉर्मल से गुजारें। इसमें एक सवाल कई लोग उठा रहे हैं कि वो ये है कि यूएपीए के अंडर भी कई नौजवान हैं और ऐसे नौजवान हैं जिनको पुलिस को मशक्कत भी करनी पड़ी। कह रहे हैं कि अल्ताफ साहब कौन सा ये देशभक्ति का काम कर रहे हैं कि ऐसे नौजवान। ये तो डिसीजन तो गवर्नमेंट का होगा, ऐसा तो है नहीं कि आंख बंद करके अल्ताफ बुखारी ने कहा या अपनी पार्टी ने कहा और सरकार छोड़ेगी। लेकिन मेरा मानना है कि जिनका 10 साल 15 साल 20 साल पहले किसी ने पत्थर मारा है, कहीं किसी का रिश्तेदार कोई मिलिटेंसी में था, उसको इसलिए उठाया जाता है कि नहीं साहब, या कोई किसी का बाप था, अब आज उसके बच्चे को इसलिए उठाया गया, या आपके खानदान में से कोई है जो हीनियस क्राइम्स में होंगे, हम तो नहीं कहेंगे ना, वो तो कौन कहेगा, लेकिन एक मौका तो देना है ना लोगों को वापस अपनी जिंदगियां शुरू करना। हर एक को जेलों में बंद करके ही तो नहीं, जमहूरियत में ऐसा तो होता नहीं है।
اور یہ کسی یہ قاتل لوگ تو ہے نہیں. ہم تو نہیں کہتے نا کہ قاتلوں کو چھوڑو, ہم تو یہ نہیں کہتے نا چورا چکوں کو چھوڑو, ہم تو کہتے ہیں جو پولیٹیکل ایک ٹرموائل تھا اس میں لوگ جو اس کا شکار کہیں بھی مارا ہوگا تو اس کو بھی تو ایک زندگی ہمیں پھر فراہم کرنی ہے. کسی نے نعرہ لگایا ہوگا, جلوس میں گیا ہوگا, تو ہماری جوہار تو ہوگی اور بات تو کرنی ہے نا. اب گورنمنٹ کے پاس لسٹ اگر ہم لوگ, میں 62 سال کی عمر میں ان کی بات نہیں کروں گا, پھر کون کرے گا؟ کیا چھوٹے بچے کریں گے؟ کرنی تو ہم جیسے لوگوں کو یہ بات, اور ذمہ وار بھی ان کے ماں باپ کو ٹھہرا رہے ہیں, مسجد کمیٹیوں کو ٹھہرا رہے ہیں, مالا کمیٹیوں کو ٹھہرا رہے ہیں. اس میں ایک بات جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ریہیبلیٹیشن کا موقع کچھ لوگوں کو ملا, جیلوں سے چھوٹے, ان کو باہر نکالا گیا, پھر ریسائیکل ہو گئے. دیکھیے 90% تو ٹھیک رہے, لوگ ان میں سے بالکل ٹھیک رہے, تو موقع تو دینا ہے. ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے؟ انڈیاز گروتھ سٹوری ول بی دس, جو لوگ واپس, جن کو نیا ایک موقع دے کے وہ دیش بھکتی کا کام کریں, وہ یہ مانے کہ نہیں صاحب یہ راستہ صحیح نہیں تھا جو ہم کر رہے تھے, راستہ یہ صحیح ہے. دیٹ ہیز ٹو بی دی بیوٹی آف دس ڈیموکریسی. اور یہ ہم کوئی پولیٹیکل بنیادوں پہ تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب کوئی جناب ہماری پارٹی کا ہے اس کو چھوڑو, یا کوئی دوسری. ہر ایک کے لیے, جو جموں کشمیر کا واسی ہے, ہر ایک کے لیے بات کریں گے irrespective of it. وہ کس پارٹی سے, کس سے ہے, اس سے کیا تعلق ہے. یہ انسانیت کا مسئلہ. اب یہ کوئی سیاست کے لیے کوئی سیاست نہیں ہے, لیکن بات ضرور کریں گے. بات کرنی ہے, فیصلہ سرکار کا ہوگا. یہ میں قطعاً نہیں کہتا ہوں کہ ہمارا فیصلہ ہوگا, فیصلہ سرکار کا ہوگا, لیکن دہار تو لگانی ہے. یعنی مطلب یہ کہ آپ بات جو ہوئی تھی وہ یہ کہ وکیلوں کا ایک نہیں وکیلوں کا نہیں, ہم پارٹی کا ہی, اس میں وکلا بھی ہیں ہمارے ساتھ, تو پارٹی میں وکلا بھی ہیں. ہم ایک وکیل کی طرح کیس نہیں بنائیں گے, ہم ایک درد مند نہیں, ہم درد مند بزرگ کی طرح, کسی کا ماں باپ کے بڑے بھائی کی طرح, ویل میک اے اسمال کیس ہسٹری اینڈ دین سے اس کا نیبرر یہ ہے, اس کا کمیٹی والا بھی تیار ہے, اس کا مسجد کمیٹی والا بھی تیار ہے, اس کا ماں باپ بھی تیار ہے, اور ان کو چھوڑیے, یہ بیچارے ایک بار پھر اپنی زندگی شروع کریں. اس میں 2 کیس ہیں. ڈیفیکلٹ ٹاسک, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, لیکن ہم کریں گے ضرور. ہم شرمائیں گے نہیں یہ کرنے سے, اور اللہ کرے گا کامیابی بھی دے گا. جتنی کامیابی دے گا ہمارے لیے تو یہ بھی کافی ہے کہ اگر 500 لوگ ہی چھوٹ جائیں, کیا یہ کم ہے؟ اس میں ایک مجھے جو آپ ابھی بات کریں کہ آپ نے ایک ہوم ورک کیا ہوا ہے کہ ایسے کچھ لوگ ہیں جو شاید اتنے بڑے جرائم. شبیر صاحب, اکثر لوگ وہی ملیں گے. گورنمنٹ نے بھی کوئی یہ نہیں, میں نہیں کہوں گا سیکورٹی آنکھ بند کر کے اٹھائے ہوں گے. پریکاشنری ایک فیز تھا, بالکل تھا. ان کو اب جب حالات سازگار ہوئے, آج سب کو پتا ہے کہ پتھر نہیں مارا جا سکتا. حالات چینج ہو گئے, تو جب حالات چینج ہو گئے, حالات کے ساتھ ساتھ سرکار کو بھی چینج ہونا پڑے گا, ایک موقع دینا پڑے گا. لیکن یہاں کبھی بھی آؤٹ برسٹ ہو سکتا ہے, یہ بھی آپ جانتے ہیں. دیکھیں, میں مانتا ہوں کہ ہم ڈرانے سے نہیں, آؤٹ برسٹ کی باتیں نہیں, میں یقین نہیں رکھتا ہوں. سمجھ آ گئی ہے لوگوں کو, اس لیے آؤٹ برسٹ نہیں ہوگا. لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ راستہ صحیح امن کا ہی ہے. پتھر مارنے سے, ہڑتال کرنے سے, جل سے جلوس نکالنے سے کچھ ہونا نہیں ہے. اس لیے میں یہ مانتا نہیں ہوں کہ آؤٹ برسٹ ہوگا. کس چیز پہ آؤٹ برسٹ ہوگا؟ آؤٹ برسٹ اس چیز پہ نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے کہیں سڑک نہیں بنی, اس پہ آؤٹ برسٹ ہوگا, کہیں پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, ان چیزوں پہ ہوگا. لیکن ایسا نہیں ہے. پرانے نعروں پہ نہیں ہوگا. بائی اینڈ لارج پیپل آف کشمیر پرٹیکولرلی انڈرسٹینڈ آور ڈیسٹینی لائز ود دہلی, اور مکہ دکھانے سے نہیں, بات چیت کرنے سے ہم اپنا مسئلہ حل کر سکتے ہیں. اس میں ایک بات ہے, لیکن اگر ہم مین سٹریم پارٹیز کی بات کریں گے, کئی لوگ یہ کہتے رہے ہیں کہ جو مین سٹریم رہا ہے ان کا بھی کہیں ہاتھ ہے, الزام لگے, اور دلی سے بھی لگے. آپ کو لگتا ہے ایسا کچھ ہے؟ میرا ماننا یہ نہیں ہے. دیکھیے, اس وقت کا ماحول وہی تھا. یہاں دلی کا جموں کشمیر کے تئیں ان کا اپنا بھی نظریہ یہی تھا. دے وڈ ناٹ attempt to eradicate the problem, they would attempt to contain the problem. اب جموں کشمیر کے لوگوں کو خود سمجھ آئی ہے کہ کسی کو نقصان نہیں ہوتا ہے, ہمیں نقصان ہوتا ہے. دکان بند ہوئی, میرا نقصان ہوا. لا اینڈ آرڈر نہیں رہا, میرا نقصان ہوا. یہ تو دلی میں کسی کا نقصان ہوا. جموں کشمیر کے لوگ چاہتے ہیں کہ یار ہمیں امن سے رہنے دو. ٹھیک ہے, we have problems, ایسا نہیں ہے, we have problems with Delhi,
लेकिन सोल्यूशन लाइज इन दिल्ली, वी शुड फॉलो इट अप. मैं नहीं कहता हूं मैंने ठेका लिया या अपनी पार्टी ने ठेका, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज. और मुझे खुशी है, मैंने कल उमर साहब का बयान सुना. उमर साहब ने कहा न कांग्रेस देगी न बीजेपी 370 देगी, तो अगर देगा अदालत देगा. तो आज मैं सुनता हूं ना, सब लोग वही कहते हैं जिसपे हमें कल मौरूद इल्जाम ठहराया जा रहा था, आज सब लोग वही कहते हैं. एंड ही इज अ प्रैग्मेटिक मैन, ही सेज दिस, दैट इज द ट्रूथ. डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की प्रैग्मेटिज्म का क्या बात आई थी कि हुए एज प्रेसिडेंट? खैर ये तो इलेक्शन का उनका एक प्रोसेस है, लेकिन डॉक्टर फारूक की इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं है वो किसी पार्टी के प्रेसिडेंट है. डॉक्टर फारूक इज डॉक्टर फारूक, सबसे कदावर है. हाँ, मैं नहीं भी मानूं, लेकिन वो कदावर है. अल्लाह ताला उनको सेहतयाब रखे, उम्र दराज दे दे. लेकिन क्या वाकई इन पार्टीज में, जिनको आमतौर पे जिनको दिल्ली फैमिली पार्टीज कहते हैं, वहां पे गुंजाइश है वो डेमोक्रेसी की जिसकी वो बात करें? देखिए, डेमोक्रेसी की हो या ना हो, मैं नहीं उस पर मैं नहीं जाता हूं, वो तो उस पार्टी के जो लोग हैं उनका फैसला है. लेकिन एक बुजुर्ग की फारूक अब्दुल्ला को अल्लाह ताला उम्र दराज दे दे, और शायद जम्मू कश्मीर को अभी बहुत वक्त तक उनकी जरूरत है. मैं पार्टीज की बात कर रहा हूं. क्या वहां उमर अब्दुल्ला के बगैर कोई और बनेगा? जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये तो रास्ता साफ करना है फारूक अब्दुल्ला को उमर अब्दुल्ला की प्रेसिडेंटशिप के लिए, आप वैसा मानते हैं? उनकी अपनी पार्टी का फैसला है. मुझे नहीं लगता है मुझे कोई हक बनता है इस पे कोई. शुक्रिया. ये अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ साहब जो साफ कह रहे थे कि एक बैकग्राउंड वर्क हुआ है, काम हुआ है, और ये आखिर में डिसाइड करना है दिल्ली की सरकार को, होम मिनिस्ट्री को, कि कौन कौन ऐसा शख्स है जिसकी रिहेबिलिटेशन की जा सकती है और उससे नुकसान भी ना हो. कैमरा के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर. तो नाजरीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए. ब्रेक के बाद आप सबका इस्तकबाल और अगली खबर का रुख करते हैं. पटन के अगलर गोशबग इलाके में पावर रिसीविंग स्टेशन की देरीना मांग आज पूरी हो गई. यहां कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की 4.5 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए गए 6.3 MVA रिसीविंग स्टेशन का इफ्तिताह किया गया. इसका इफ्तिताह कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के MD यासीन मोहम्मद चौधरी ने किया. उनके हमरा महकमे बिजली के दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे. चौधरी यासीन ने बाद में यहां मकामी लोगों के साथ तबादुले ख्याल भी किया और उनके दीगर मुतालबात भी सुने. MD चौधरी मोहम्मद यासीन ने तमाम जायज मुतालबात को हल करने का यकीन दिलाया. अगलर गोशबुक में रिसीविंग स्टेशन के चालू करने पर मकामी लोगों ने गवर्नर, इंतजामिया और मुतल्लिका महकमे का शुक्रिया अदा से हम इसके पीछे पड़े थे, और खुदा का शुक्र डिपार्टमेंट का, खासकर LG गवर्नमेंट का, कि आज पाई तक में पहुंच गया. और हमें बहुत दिक्कत थी, 7 किलोमीटर दूर से हमें पावर आ रहा था, पर रिसीविंग स्टेशन है. तो आज हमें इस अपने गाँवों में स्टेशन लाकर, यहाँ जो 5-7 गाँव हैं, हम बहुत ही खुश हैं. अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, और डिपार्टमेंट भी, और खासकर MD साहब का और एक्जन साहब, और ऐसे सबों का हम शुक्रगुजार हैं कि उन्हें काफ़ी मेहनत मशक्कत करके हमें इसको पाई तक में पहुँचाया. खासकर LG जो हमारे गवर्नर साहब यहाँ बैठे, उसका भी हम शुक्रगुजार हों कि हमें यहाँ फैसिलिटी बड़ी है. थोड़ा प्रॉब्लम था पिछले कुछ सालों से चल रहा, अब हम खुश हैं, इंशाअल्लाह ये चल गया. तो हम शुक्रगुजार हैं उन अफसर लोगों के जिन्होंने यहाँ तशरीफ लाई, उसको इक्तिदा के बाकी गई वारिया कल पकान बहुत वारिया शुक्र पन्ने अवामुक ते और ये हुकूमत ते और PGG डिपार्टमेंट ते यात मज कर सारी काम यमो हेल्प कर खास कर सगन अवामन. अस ने रोड न अपरिम साइड न यपरिम साइड अस वो ट्रैक्टर में सामान परस मौसम सरमास मज अस दता छे वापस गो अस कर पार काफी मेहनत यात बे यम हुकूमत के LG हुकूमत के चलान MC वारिया शुक्र अमिक शुक्रगुजार कि अम सत नवाज यमो खास कर MD साहब एक्जन साहब और SC साहब शुक्रगुजार. जी, आज हमने ये 6.3 MVA पटन को अंजाम दिया है. इट हैज़ बीन सक्सेसफुली चार्ज्ड. इनॉग्रेशन आल्सो विल फॉलो. ये काफ़ी अरसे से डिमांड थी लोगों की, और 1.5 साल पहले इसका काम शुरू हुआ था. किसी वजूहत से बीच में रुक गया, बट फाइनली कंप्लीट हो चुका है आज, और सक्सेसफुली ये चल भी रहा है. इसमें 3 फीडर हैं आगे जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. अभी हमने 1 से शुरुआत की है, और आने वाले वक्त में आसपास के और मौज़ों को भी का भी लोड हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे. इस रिसीविंग स्टेशन की लागत तकरीबन 4.5 करोड़ से है, और ये हमारे जो UT कैपेक्स बजट है उसके थ्रू बना है. पटन तहसील में ऐसे काफ़ी जगह कुछ बिजली के मसाइल हैं, पर जैसे ये
कायम हुआ है। इसके अलावा 2 और भी हैं, एक निहालपुरा वाली तरफ और एक और, जो इसी आने वाले वक्त में हम अंजाम देंगे और मेरी पूरी उम्मीद है कि उससे इस इलाके का पावर सिनारियो बहुत बेहतर हो जाएगा। सीआरपीएफ 130 बटालियन की जानिब से हारीपारी गांव त्राल में एक मुफ्त तिबी कैंप मुनाकिद किया गया, जिसमें इलाके से ताल्लुक रखने वाले मर्द 2 जन ने शिरकत की। कैंप में मरीजों का इलाज मुआवजा के लिए मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। सीआरपीएफ कैंप के कमांडिंग ऑफिसर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। कैंप के इख्तिताम पर शजरकारी भी की गई, जिसमें स्कूली बच्चों ने खासी तादाद में शिरकत की। जानते होंगे ये हरीपरी गांव जो है ये एक बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका रहा है और यहाँ जैसा कि मुझे बताया गया है कि यहाँ कभी भी किसी भी सीआरपीएफ की किसी भी यूनिट ने आज तक आके कोई मेडिकल कैंप आज तक नहीं लगाया था। तो इसीलिए हमें लगा और यहाँ के जो आवाम है वहाँ उनके जानिब से भी हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी यहाँ मेडिकल कैंप लगाने के लिए। तो आज हम आ गए हैं अपने डॉक्टर्स और अपनी दवाइयों को लेके। सिलसिला जारी रहेगा। जब कभी भी हमें कहीं भी इस टाइप की रिक्वेस्ट आएगी वहाँ हम जाएंगे अपने डॉक्टर्स को लेके और इस तरीके से मेडिकल कैंप जो है वो लगाते रहेंगे। और इसके साथ ही साथ आज हम एक छोटा सा प्लांटेशन ड्राइव भी कर रहे हैं यहाँ पे आसपास के इलाके में। थोड़े से अपना थोड़ा बहुत जो हम योगदान दे सकते हैं वो करने के लिए हम आए हैं और प्लांटेशन भी हम कुछ पेड़ लगाएंगे यहाँ पे आसपास। कमिश्नर सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर शीतल नंदा ने आज पुतल बाग पांपोर में यतीम खाने का दौरा करके कामकाज का जायजा लिया। इस मौके पर यतीम खाने में मौजूद बच्चों के लिए तमाम तर सहूलियत बहम रखने की सेक्रेटरी ने अफसरान को हिदायत दी। यतीम खाने में 15 के करीब बच्चों को हॉस्टल बाकी चीजें महकमे सोशल वेलफेयर फराहम कर रहा है। कमिश्नर सेक्रेटरी मैडम का विज़िट आज यहाँ पे था। हमारा यहाँ पे एक बॉयज़ ऑर्फनेज है जिसका नाम है मरकज़ी फलाह इतफाल सांबोरा पतलबाग में है। इसी की हमारी रिमॉडलिंग चल रही है कि इसी का हम इम्प्रूव कर रहे हैं। इसकी फैसिलिटीज़ जो है बच्चों के लिए रहने सहने का, किचन, उनके खेलने कूदने का सारा जो है जो बच्चे के लिए फैसिलिटीज़ होनी चाहिए हम उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। तो इसी को देखने के लिए आज कमिश्नर सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर शीतल नंदा जी, उसके साथ मिशन डायरेक्टर मिशन शक्ति कौर जी और हमारे डायरेक्टर सोशल वेलफेयर कश्मीर शफीक साहब आए थे। तो यही एसेस करने के लिए कि क्या फैसिलिटीज़ की इम्प्रूवमेंट कैसे चल रही है और क्या क्या करने की ज़रूरत है। तो नाजरीन, कश्मीर की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण